नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास खबरें। सफाई कंपनी लॉयंस का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने को लेकर भाजपा पार्षद आपस में ही भिड़े, सदन की बैठक में किया बवाल। एक पुलिस वाले की कहानी जो दिव्यांग भिखारी को हर रोज अपने हाथों से खिलाता है खाना, लेकिन कैमरे के सामने आना नहीं चाहता। और तेज आंधी व बारिश ने दी राहत, 2 दिन और अंधेरी के साथ बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने चेताया। और अब खबरें विस्तार से। दक्षिणी सेक्टरों में लॉयंस कंपनी चंडीगढ़ में सफाई का काम करती है, जिसके कर्मचारी गलियों में, कूचों में और सड़कों की सफाई और घास कटाई का काम करते हैं। इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, लेकिन दक्षिणी सेक्टरों में पार्षद चाहते हैं कि इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन सदन की बैठक में यह प्रस्ताव आया कि चूंकि यह पैसों का मामला है, करोड़ों रुपए इस कंपनी को दिया जाता है, इसलिए टेंडर दोबारा होना चाहिए। टेंडर हो या ना हो, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, इसको लेकर भाजपा पार्षद ही 2 गुटों में बंट गए। एक गुट ये चाहता है कि इसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया जाए और दूसरा ये चाहता है कि दोबारा से टेंडर हो। काफी तीखी बहस के बाद आज सदन में हंगामा हो गया। बाद में खुद भाजपा अध्यक्ष और पार्षद अरुण सूद को बीच बचाव कर यह रास्ता निकालना पड़ा। उन्होंने भी स्वीकार किया कि टेंडर प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि इसमें काफी बड़ा लेन देन जुड़ा हुआ है। कांग्रेसी पार्षदों ने और अकाली पार्षद ने भी टेंडर दोबारा किए जाने की ही सिफारिश की है। दक्षिण क्षेत्रों के भाजपा पार्षदों ने लॉयंस कंपनी का जमकर समर्थन किया और कहा कि इस कोरोना काल में लॉयंस कंपनी का अनुबंध आगे बढ़ा देना चाहिए, नया टेंडर नहीं निकालना चाहिए। फिर से टेंडर निकालने का प्रस्ताव पास होने के बाद भाजपा पार्षद गुरुदीप ढिल्लों ने अपनी नाराजगी भी मेयर रविकांत के समक्ष जाहिर की। उन्होंने मेयर को कहा कि दक्षिणी सेक्टरों के अधिकार पार्षद चाहते हैं कि लॉयंस कंपनी का अनुबंध बढ़ा दिया जाए, लेकिन उनकी अनदेखी करके फिर से टेंडर का प्रस्ताव पास करना ठीक नहीं है। गुरप्रीत ढिल्लों ने तो अपनी पार्टी के पार्षद शक्तिदेव शाली को चेतावनी भी दे दी कि अगर भविष्य में उनके सेक्टर का कोई एजेंडा आता है तो वो उसका भी विरोध करेंगे। वहीं अकाली पार्षद हरदीप सिंह ने भी लॉयंस कंपनी का अनुबंध बढ़ाए जाने की सिफारिश कर दी। पूर्व मेयर राजेश कालिया, हिरानेकी चंद्रावती शुक्ला, डिप्टी मेयर फर्मिला देवी, सुनीता धवन, कंवरजीत राणा व लॉयंस कंपनी का अनुबंध बढ़ाने की बात रखी, लेकिन उनकी पार्टी के पार्षद अनिल दुबे, पूर्व मेयर राजबाला मलिक, जगतार जग्गा, सीनियर डिप्टी मेयर महेशेंद्र सिद्धू ने फिर से टेंडर करने की बात रखी। अंत में भाजपा अध्यक्ष और पार्षद अरुण सूद को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा, जिन्होंने सफाई सिस्टम को अच्छा बताया लेकिन फिर भी टेंडर किए जाने का समर्थन किया। जबकि इससे पहले मेयर रविकांत शर्मा ने इस मामले को 1 माह के लिए कमेटी का गठन कर टालने की बात कही थी। कांग्रेस के पार्षदों ने भी अनुबंध बढ़ाए जाने के प्रस्ताव का विरोध जाहिर किया। कांग्रेसी पार्षद देवेंद्र सिंह बबला ने पूर्व मेयर अरुण सूद सहित उनके पार्षदों पर कंपनी का फेवर करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेसी पार्षद दल के नेता बबला ने तो पूर्व मेयर राजेश कालिया पर यह तक आरोप लगा दिया कि वह इस समय लॉयंस कंपनी के ऑफिस में बैठकर ये बात कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का तो काम है, मुद्दा कोई है नहीं, उन्होंने हंगामा ही करना है। फैक्ट्स को समझने की ज़रूरत नहीं है। आपने भी देखा होगा, वो सिर्फ बोले जा रहे थे, ना तो वो सुनना चाहते हैं, ना वो किसी चीज़ का जवाब चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ। और जिस तरह से आज वो बैठक जहाँ बैठ के कर रहे हैं कांग्रेस भवन में, वो आप भी उनके देख लेंगे, अगर ऑनलाइन देख रहे होंगे तो बिल्कुल इकट्ठे बैठ के एक बैठक कर रहे हैं और उनके पार्टी के जो नेता जिस तरह से उनको बोल रहे हैं तो वो उस तरह से कर रहे हैं। और अपना विज़न क्या है इनका, वो तो आज तक आपके सामने है कि शहर के विकास के लिए जब किसी मुद्दे पे चर्चा होती है, या तो भाग जाते हैं या ये बोलना शुरू कर देते हैं, मुद्दे पे ये डिस्कशन कभी नहीं करते। कोरोना संक्रमण और एक्टिव मरीजों का प्रभाव शहर में कम हो रहा है, इसलिए अब प्रशासन भी धीरे धीरे लोगों को छूट दे रहा है। अब प्रशासन ने आज फिर से ये घोषणा की कि अब दुकानें सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक नहीं बल्कि 4 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं सैलून भी अब खुल जाएंगे, कटिंग भी आप करवा सकते हैं। लेकिन प्रशासन ने यह भी हिदायतें दी हैं कि जो सख्तियां और पाबंदियां लगी हुई हैं उन पर लोग अमल जरूर करें। अक्सर पुलिस वालों का नाम सुनकर उनकी नेगेटिव तस्वीर सामने आती है, लेकिन कुछ एक पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो समाज सेवा में जुटे हैं या फिर ऐसा काम कर रहे हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एक पुलिस कांस्टेबल है परवेज आलम, जो कि दड़वा चौकी में कार्यरत हैं और रेलवे स्टेशन के पास बिना हाथों वाले एक भिखारी को हर रोज अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। ये उनके दिनचर्या का एक हिस्सा है कि पहले उस भिखारी के पास जाएंगे, उसे अपने हाथों से खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे और उसके बाद अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। वो नहीं चाहते कि उनका नाम किसी समाचार पत्र में आए या सुर्खियों में आए।
उन्होंने तो कैमरे के सामने आने से भी इनकार कर दिया, लेकिन हमसे रहा नहीं गया। हमने उनकी ये पूरी तस्वीर अपने कैमरे में कैद की, लेकिन उन्होंने बातचीत से भी मना कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं इस रहमदिल पुलिस वाले की कहानी। पुलिस वालों का नाम सुनकर अक्सर उनकी खराब छवि हमारे दिमाग में बन जाती है, लेकिन सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। ऐसे एक पुलिस वाले ने इंसानियत का एक बेहतरीन परिचय दिया है, जो हम सबको कहीं न कहीं प्रेरित करता है कि हम अपने आसपास के लोगों को देखें तो उनकी मदद जरूर करें। यह संदेश देने की उनकी कोशिश है। ये है दड़वा चौकी में तैनात कांस्टेबल परवेज आलम। चौकी से आधा किलोमीटर दूरी पर एक बुजुर्ग भिखारी हैं, जिसके दोनों हाथ नहीं हैं। परवेज ने इंसानियत का परिचय देते हुए इस भिखारी को भूख से मरने से बचने के लिए रोजाना उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। यही नहीं, अपनी ड्यूटी से रोजाना समय निकालकर खाना खिलाते हैं और पानी भी पिलाते हैं, जब जाकर फिर वह अपनी ड्यूटी में जुट जाते हैं। हालांकि परवेज इसका कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते और ना ही इसकी कोई फोटो या खबर लगवाना चाहते हैं। हमारे कैमरे की नजर जब उस पर पड़ी तो इस पल को कैद किए बगैर नहीं रह पाए और इस बारे में हमने परवेज से बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि यह हम सबका फर्ज है। परवेज लॉकडाउन से इस बुजुर्ग बेकारी व्यक्ति को खाना खिलाते आ रहे हैं और यह खाना वह खुद अपने घर से बनाकर लेकर आते हैं। सच में इंसानियत अभी मरी नहीं है। कोरोना के इस काल में जहां लोग मर रहे हैं तो वहीं परवेज जैसे लोग भी हैं जो अपने आसपास गरीब व बेसहारा लोगों को बचाने में जी जान से जुटे हुए हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। रात के समय आई तेज आंधी और बारिश के बाद मलोया स्कूल में एक बड़ा सफेदे का पेड़ वहां बने एक घर पर गिर गया। यह तो गनीमत रही कि 4-5 मिनट पहले ही पूरा परिवार घर से बाहर आ गया था, जिसके चलते जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आर्थिक नुकसान काफी हुआ है। इन लोगों का और गांव वासियों का कहना है कि वे लोग इस बूढ़े हो चुके पेड़ को काटने के लिए कई बार संबंधित विभाग से कह चुके हैं, लेकिन किसी ने यह पेड़ नहीं काटा। आज जब कर्मचारी यहां पेड़ हटाने आए तो उनका भी यहां गांव वालों ने और पीड़ित परिवार ने विरोध किया, जिसके बाद खुद बड़े अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा और उन्होंने आश्वासन दिया कि वह उचित मुआवजा दिलाने की सिफारिश करेंगे। चंडीगढ़ में बीते शनिवार रात को अचानक आए तेज तूफान और बारिश के चलते गांव मलोआ के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक सफेदे का पेड़ सामने बने घर के ऊपर गिर गया। गनीमत रही कि उस समय घर के अंदर सो रहे सभी सदस्य मुश्किल से 4 या 5 मिनट पहले ही बाहर निकले थे। पेड़ काफी बड़ा था, जिसने मकान के ऊपर लगी टीन और अंदर की दीवारें और वहां रखा अन्य सामान तोड़ दिया, जिसके बाद अगली सुबह लोगों का गुस्सा हॉर्टिकल्चर विभाग पर फूट पड़ा। विभाग की ओर से जो कर्मचारी मकान के ऊपर गिरे पेड़ को उठाने के लिए आए थे, लोगों ने उन्हें वापस भगा दिया। इसके बाद खुद जेई मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया, जिसके बाद लोग माने और पेड़ को वहां से उठवाया गया। वहीं पीड़ित राधे मोहन ने बताया कि काफी लंबे समय से अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रह रहा है। रात के समय तेज तूफान और आंधी बारिश आनी शुरू हो गई। उन्हें नहीं पता था कि पेड़ उनके मकान के ऊपर गिर जाएगा। वह तो वैसे ही मकान से बाहर कुछ मिनट पहले ही निकले थे। अगर वह ना निकलते तो उनका पूरा परिवार आज खत्म हो जाता। आंधी आई थी, पेड़ गिर गया, नुकसान भी ज्यादा हो गया। कुछ हो रहा था कमरों में? नहीं, कमरों में से तो निकाल लिए थे सबको बाहर। कितने बजे की बात होगी? ये 11 बजे करीब में है। अचानक ही आई। निकलने से जो गिरा उसके पहले ही निकल गए तुम बाहर गए, उसके बाद निकले? नहीं, उससे थोड़ा 2-4 मिनट पहले निकल गई थी। कौन कितने थे अंदर फैमिली? 3 थे अंदर, एक मैं बाहर था। मतलब बचाव हो गया? बचाव हो गया। तारे दूरे बिजली की? तारे टूटी हुई हैं, बाइकें टूटी हुई हैं, कितना नुकसान हो गया? कुछ टीवी वगैरह फ्रिज टूटे हैं। कितना नुकसान हो गया होगा? 60-70 हज़ार का तो होगा ही होगा। बाइकें भी अभी नवी ली थी, 15 दिन हुआ ली होगी।
बता दें कि स्कूल के अंदर सफेदे के जो पेड़ खड़े हैं काफी वर्षों पुराने हैं। ऐसे में जरूरत है कि इनकी कटाई छटाई की जाए ताकि पेड़ ऐसे किसी तूफान में ना तो उखड़े और ना ही हादसे की वजह बने। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। जहां एक और आज नगर निगम की सदन की वर्चुअल मीटिंग चल रही थी, वहीं दूसरी ओर नगर निगम के बाहर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करने वालों का प्रदर्शन चल रहा था। गार्बेज कलेक्ट करने वालों का ये आरोप है कि निगम अधिकारी और कुछ गार्बेज कलेक्टर आपस में मिलीभगत कर बाकी के सैकड़ों डोर टू डोर कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मिलीभगत की जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नगर निगम ने जो कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट पर नगर निगम खरा नहीं उतर रहा और कुछ एक लोगों को लाभ पहुंच रहा है, जबकि बाकी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। चंडीगढ़ में एक और नगर निगम की बैठक चल रही थी तो वहीं ठीक नगर निगम ऑफिस के सामने डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शनकारी गार्बेज कलेक्टर का कहना था कि नगर निगम ने जब से कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां चलाई हैं, तब से उनके सैकड़ों परिवार बेरोजगार हो गए हैं। इनका कहना था कि धनास में नगर निगम ने जो MOU में हमारे साथ वादा किया था, उसमें कहा गया था कि जितनी कलेक्शन डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर की है, उतनी ही कलेक्शन उनके अकाउंट में डलवा दी जाएगी। लेकिन नगर निगम ने विश्वासघात किया। इन्होंने आरोप लगाया कि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी के कुछ पदाधिकारी व नगर निगम के उच्च अधिकारी आपस में मिले हुए हैं। इनका कहना था उन्हें मात्र 8500 रुपए दिए जाते हैं, जबकि पहले प्रत्येक डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर लगभग 35,000 से 40,000 रुपए प्रति महीना घरों से इकट्ठा करता था, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण चलता था। प्रदर्शनकारी गार्बेज कलेक्टरों ने कहा कि MOU में किए वादे के तहत जितनी राशि गार्बेज कलेक्टर की बनती है, उतनी राशि प्रति महीने डलवाई जाए। साथ ही प्रदर्शनकारी गार्बेज कलेक्टर ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले जब सेक्टर 21 के हमारे साथियों को नगर निगम के अधिकारियों ने बुलाया था, तो वहां पर उन्हें खरी खोटी सुनाई गई और काम पर से हटाने की धमकी दी गई, जिसका वे पुरजोर विरोध करते हैं। सर, जब हमारा MOU साइन हुआ था, तब इन्होंने ये वादा किया था, लिखित में भी था MOU में, कि जितनी कलेक्शन जो डोर टू डोर का साथी करता है, चाहे उसकी 40,000 रुपये, चाहे 50,000 रुपये, चाहे 30,000 रुपये कमाता है, वो सारी की सारी कलेक्शन उनके अकाउंट में डाली जाएगी। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। लगातार 4 महीने से ये पेमेंट आ चुकी है लोगों की। किसी के 30,000 थे, जिसके 30,000 रुपये थे उसके 15,000, 13,000, 18,000 रुपये। और यही 21 सेक्टर में तो बिल्कुल ही इन्होंने ज्यादती कर दी कि इनको 85-8500 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, जो बहुत गलत है। और इसका हम विरोध करने के लिए यहाँ पे आए हैं। एक रेडी पे 2 साथी हमारे काम करते हैं, बताओ कैसे गुजारा होगा। जबकि इनकी कलेक्शन बनती है 45-50 हज़ार रुपये बनती है। एक आदमी 300 घर में काम करता है और इनकी 40-50 हज़ार रुपये बनने के बावजूद भी 8500 रुपये दे रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, भ्रष्टाचार है। कुछ मुझे लगता है जो गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी है उसके कुछ प्रधान है, कोई चेयरमैन है और कुछ पदाधिकारी कॉरपोरेशन के आपसे मिले हुए हैं, जो एक भ्रष्टाचार को रूपरेखा देने के लिए तैयार हैं। इसकी जांच की जाए। सर, हमारे साथ पहले ऐसा हुआ कि इन्हें सफाई अभियान शुरू किया। सफाई अभियान में हमारे को बोला गया कि ये कॉरपोरेशन का मतलब कोई ऐसी योजना आई है भी अच्छे के लिए आई है, गिल्ला सूखा करना हमारे को सरकार को फ़ायदा होगा। हम उसमें सहमत हो गए सर। मगर ठीक, अच्छी बात है, हम सहमत हैं आपके साथ, जो भी आप बोलोगे हम आपका ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो सर ने फिर हमारे को MOU पे साइन करवाए। भी पूरी चंडीगढ़ में जो कानून लागू होगा वो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। मगर सर ये भी बिल्कुल ठीक है, हम समाज के साथ ही चलेंगे रल मिल के। और सर फिर हमारे को 5 महीने से इन लोगों ने गुमराह करा। भी हमें बोला भी आपने जो हमारे से वादा किया था भी आपकी तनख्वाह भी इतनी आएगी जितनी और लोगों की आएगी। सर हमारी सर 2 बंदों की 8,500 रुपये महीना आती रही, 5-6 महीने हो गए। तो फिर हम यहाँ पे विरोध किया। विरोध करने के बाद दफ्तर में बुलाया गया हमारे को। तो सर हमारे को दफ्तर में बुलाकर मिश्रा रोड़ा और डॉक्टर साहब चीफ हमारे इंस्पेक्टर हमारे साथ बदतमीजी कही गई अंदर और हमारे को गलत बोला गया। हमें रिक्वेस्ट करी, मैं गरीब आदमी, हम 25 सालों से काम कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाए। 8.5 में हमारा गुजारा नहीं हो रहा। या तो हमारी सैलरी बढ़ाई जाए या हमारा कोई समाधान करा जाए जिससे हमारे बच्चे भी पढ़ सकें। मगर इन बंदों ने एक ही जवाब किया कि फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने 8.5 में करना है तो करो, नहीं आप यहाँ से गोली हो जाओ। तो हमें फिर धमकी हमने भी दी। सर हम क्यों झूठ बोलें,
भी काम हमारा है, जोड़ा हमने है, 20-20, 25-25 सालों से खून पसीना हमने किया है। आज कारपोरेशन से ये पूछना चाहते हैं भी आप लोग किस अधिकार से हक जमा रहे हो हमारे ऊपर। भी हम काम करते करते हमारे 2 साथी इसमें आज पूरे हो चुके हैं, 2 साथी 12 थे, हम 10 रह गए हैं। उनके जवान के आज लड़के काम कर रहे हैं। क्या हमारा यही काम रहेगा, मरना और मिटना, हमारे साथ बेइंसाफी करना? हम कब तक सहन करेंगे? अगर हमारी मांगों को नहीं मांगा गया, ये प्रदर्शन तेज होगा और हम कारपोरेशन की ईंट से ईंट बढ़ा देंगे। साथियों, समाज हमारे साथ है, लीडर हमारे साथ हैं, डोर टू डोर की पूरी टीम आज हमारे साथ खड़ी है। सर सेक्टर 21 में सरासर धक्केशाही हो रही है। सेक्टर 21 में सर 12 रेडी चलती हैं और एक रेडी में 2 बंदे काम करते हैं, 12 दूनी 24 हो गए। तनख्वाह मिलती है सिर्फ 12 को, वो भी कितनी, 8,500 रुपये। और नगर निगम ने एमओ के तहत हमारे साथ हमारे साथियों से वादा किया था कि जितने घरों से आप पैसे लेते हो वो सारे पैसे आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। मसलन के तौर पे जैसे एक रेडी 200 लोगों से कूड़ा उठाती है तो उसके 100 रुपये के हिसाब से जो भी रेट लगा लो, 100 के हिसाब से 20,000 बन गए। बदले मिलते सिर्फ 8,500 रुपये, वो भी एक आदमी को। और एक रेडी पे 2 बंदे काम करते हैं। हमने 4 महीने इनकी गाड़ी पे काम किया। 21 सेक्टर में जितने मेरे साथी हैं 4 महीने गाड़ी पे काम किया। नगर निगम ने सिर्फ 8,500 रुपये के हिसाब से सैलरी दी, बाकी कुछ नहीं दिया। और हमारी सिर्फ यही मांग है कि जिन घरों में हम काम करते हैं सेक्टर 21 में खास करके भी जो हमारा हक बनता है हमारे को हमारा हक दिया जाए, हमारी यही मांग है। और हम गाड़ियों के विरोध में नहीं हैं, हम उनकी गाड़ियों पे काम करते थे और करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी सिर्फ यही मांग है कि जो हमारा हक बनता है हमें अपना हक दिया जाए। तो पहले आपसे बात नहीं, आपने बात की? सर हमने बात की, उन्होंने अंदर जाके बहुत धक्काशाही की, भी तुमने काम करना तो करो नहीं तो भाग जाओ। जो हमारे सौरभ अरोड़ा जी हैं उनसे हमारे 4-5 साथी मिले थे, उन्होंने कहा भी आपने काम करना तो करो, हम तो यही देंगे। उनकी धक्काशाही, तो ये सर कहाँ का इंसाफ है? अब मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ, एक रेडी पे 2 आदमी काम करते हैं और उनको बदले में सिर्फ 8,500 मिलता है। जब उनकी गाड़ी पे हमने काम किया सिर्फ हमारे को 8,500 रुपये तनख्वाह दी गई। यदि आपकी बात नहीं मानी जाती तो हम अपना प्रदर्शन तेज करेंगे और रोडों पे निकलेंगे और ना हम गाड़ी में काम करेंगे ना हम रेडियो में काम करेंगे। हम बिल्कुल कहीं भी काम नहीं करेंगे, ना करने देंगे। प्रदर्शनकारी गार्बेज कलेक्टर ने चंडीगढ़ नगर निगम को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांगों को माना जाए, नहीं तो वे अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आएंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि गार्बेज कलेक्टर की चेतावनी पर नगर निगम क्या रुख अपनाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। शहर में आए तेज तूफान और बारिश के बाद कई पक्षी मौत के मुंह में चले गए। तेज हवाओं के कारण ये लोग आसपास की दीवारों में टकरा गए या फिर पेड़ की टहनियां गिरने से दबकर मर गए। पूरे शहर में जगह जगह मरे हुए पक्षी देखे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा तोते मरे हुए मिले सेक्टर 35 में, जिनकी संख्या 100 से भी अधिक थी। इस संबंध में हमने बातचीत की चंडीगढ़ के चीफ कंजर्वेटर से, जिनका कहना था कि यह पक्षी तेज आंधी की वजह से बैलेंस खोने के बाद जमीन पर जा गिरे, जिसके कारण इनकी मौत हुई है। उन्होंने कहा और लोगों से आह्वान किया कि वे अपने घरों के बाहर पक्षियों के लिए पीने के पानी के बर्तन जरूर रखें। चंडीगढ़ में शनिवार को तेज आंधी तूफान आया था। मौसम विभाग की माने तो उस दिन 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ये तूफान आया था, लेकिन इस तूफान में पक्षियों को काफी नुकसान पहुंचा है। सेक्टर 37 में इस तूफान के बाद एक साथ 112 तोते मरे मिले। आज 31 मई को वर्ल्ड पैरेट डे मनाया जाता है। इससे एक दिन पहले ही सेक्टर 37 में एक पेड़ के नीचे इतने तोते मरे हुए पाए गए। प्रशासन ने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से मौके पर टीम भेजी गई और वेटरनरी डॉक्टर को भी बुलाया गया था। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे करंट लगने से इनकी मौत हुई है, लेकिन आसपास ऐसा कोई चीज नहीं पाई गई। मुझे किसी बंदे का सुबह सवेरे फ़ोन आया, प्रमोद शर्मा जी कोऑर्डिनेटर हैं जो सत्ता के, वो साइकिलिंग कर रहे थे। उनका मुझे फ़ोन आया भी ऐसे 37D में बहुत पंछी मरे हुए हैं। मैंने उनकी जैसे ही उनका उन्होंने फ़ोन किया मुझे, मैं वैसे ही अपनी एम्बुलेंस मैंने निकाली और सीधा मैं 37D में पहुंचा। जब मैंने वहां जाके देखा तो वहां का जो मंजर था बहुत ही दर्दनाक था। मैंने आज तक जितने सालों में इतने पंछी चंडीगढ़ में इकट्ठा एक साथ मरते हुए कभी नहीं देखे। जब मैं उनको उठाने लगा तो मैं जो थैला था मेरे पास,
वो पूरा भर गया। उसके बावजूद मैंने अपनी जो एम्बुलेंस की जो टोकरी थी पीछे जिसमें इंजर्ड मैं एनिमल को बर्ड को लेके जाता हूँ, वो भी मेरी फुल होगी। तो मैंने साथ में ही मैंने उसकी काउंटिंग की तो 110 के करीब मेरे पास जो टैलेंट थे वो थे। बाकी जो इधर उधर बिखरे पड़े थे, कहीं जिसको नज़र आया उन्होंने अपने जैसे वो कूड़े वाले थे वहाँ पर स्लीपर वगैरह थे जो मार्केट में, उन्होंने अपनी उसमें डाल दिए, रेडी में डाल के ले गए ताकि भी उनका जो संस्कार हो। जो जिसको नज़र आता गया वो उठा के मुझे देता गया। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट देवेंद्र दलाई ने बताया कि इस पूरे मामले की टीम ने जाकर जांच की तो पाया गया यहां एकदम से आंधी आने के चलते पेड़ की टहनी के नीचे गिर गई, जिससे इनकी मौत हो गई। उन्होंने लोगों से अपील की कि गर्मी के इस सीजन में मिट्टी के बर्तन में इन पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें। हाँ जी, जैसे आपको पता होगा परसों रात को अचानक बड़ा हाई स्पीड विंड यहाँ पे चला चंडीगढ़ में, जिसका कोई पहले से ना फोरकास्ट था ना किसी को पता था। तो काफ़ी पेड़ यहाँ पे टूटे रास्ते के ऊपर जो है देखने को मिला। और एक जगह जैसे आपको पता होगा 37 सेक्टर में कुछ पैराकिट्स जो है वो भी डेड पड़े हुए थे, जिसका हम लोगों ने बाद में फिर वेटनरी अफसर लेके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी किया। तो ऐसा लगता है कि शायद वो तो बिल्कुल असर्टन करना मुश्किल है, बट ऐसा लगता है कि जैसे हाई स्पीड विंड जो है उसके चपेट में आ गई ये बर्ड्स और उनको उड़ने का मौका नहीं मिला और वो नीचे गिर गया और उसके ऊपर जो है कोई ब्रांचेस वगैरह गिर गई, उसकी वजह से डेथ हो गई। गौरतलब है कि शनिवार को आए तेज तूफान से काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में तूफान बेजुबान जानवरों पर कहर बनकर टूटा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में जहां एक तरफ कोरोना महामारी से बचने के लिए प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं, वहीं कुछ बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे कभी भी पत्थरबाजी कर सकते हैं। ऐसा ही एक माजरा देखने को मिला डड्डू माजरा में, जहां दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से खूब पत्थरबाजी हुई। किसी को यह परवाह नहीं थी कि ये पत्थर किसी के घर पे लगेंगे, किसी की गाड़ी पे या फिर किसी अनजान व्यक्ति को चोट पहुंचा सकते हैं। यह देखते हुए किसी ने पुलिस को भी फोन किया। मौके पर बाइक पर 2 पुलिस कर्मचारी भी आए, लेकिन उन्हें भी पत्थरबाजों से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है, आप भी देखिए। चंडीगढ़ में जहां एक तरफ कोरोना महामारी से बचने के लिए प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं और इसी महामारी से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं अगर बात करें चंडीगढ़ की बसी कॉलोनियों की तो मानो उन्हें ना तो कोरोना महामारी का डर है और ना ही पुलिस के डंडों का खौफ है। हम बात कर रहे हैं मलोया थाने के अंतर्गत लगने वाले डड्डू माजरा की, जहां पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कभी भी कहीं पर भी किसी के घर या फिर किसी इंसान पर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। ये नहीं देखते कि वो पत्थर किसे और किसके घर पर जाकर लग रहा है या किसी की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर रहा है या फिर किसी सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे पत्थर बरसाए जा रहे हैं। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। इन बदमाशों को किसी का खौफ नहीं है और न ही इन्हें कोई परवाह है कि इनकी पत्थरबाजी में कोई बेकसूर घायल न हो जाए। दरअसल रविवार देर रात डड्डू माजरा में जमकर पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी के चलते कुछ बेकसूर घायल हुए तो कईयों की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई और पत्थरबाजी में कई लोगों के घरों को भी नुकसान हुआ। वहीं पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर बाइक पर 2 पुलिस कर्मचारी पहुंचे, लेकिन उन पर भी पत्थर बरसाए गए। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस कर्मचारी भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। इस घटना के बाद से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आखिर इस पत्थरबाजी और गुंडागर्दी का क्या कारण है, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह का माहौल देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि इन बदमाशों के दिल में ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंजाब व हरियाणा बार काउंसिल की ओर से सोमवार को 42 स्वर्गीय वकीलों के परिजनों को अनुदान राशि वितरित की गई। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्य मेहमान के रूप में आना था, लेकिन किसी वजह से वह नहीं आ सके, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंह सिंघना ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं एडवोकेट जनरल और वेलफेयर फंड कमेटी के चेयरमैन अतुल नंदा भी इस मौके पर मौजूद रहे। अतुल नंदा ने कहा कि
वकील भी हमारे ही एक हिस्सा हैं जिनके भविष्य से और उनके परिवारों से हम वाकिफ रखते हैं। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से यह अनुदान राशि वकीलों तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन उन्होंने प्रयास किया है कि सभी जरूरतमंद वकीलों के परिवारों को यह मदद मिल सके, जो कि भविष्य में भी जारी रहेगी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने इस वेलफेयर फंड के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी है। वहीं 70 लाख रुपया हरियाणा सरकार की ओर से भी आ चुका है। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਡ ਅਰਨਰਸ ਨੂੰ ਖੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲੋਕ महात्मा गांधी जी वर्गे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वर्गे लोग वकालत के नाल जुड़े हुए थे, और जेड़े इन्ने बड़े रुतबे के लोगों ने उस वक्त के विच वकालत करके एक दिशा दिखाई सी, सानू सारियां नूं एक तरह का चानन मुनारा बन के इस फील्ड दे विच लोगों नूं प्रेरित किया सी। ते इसे करके बहुत सारे लोगों ने अज बतौर वकील समाज दे विच अपनी सेवा अपने प्रोफैशन के तहत वधिया तरीके नाल मजबूत तरीके नाल कीती है। और वकीलों की स्टैंडिंग के बेसिस के उत्ते उन्होंने कंपनसेशन मिल जाती है। इधर देखो सर, इधर देखो, इधर सामने देखो जी। कई सालों तो एक एक्ट बनया हुआ है, मेरा ख्याल 2012 तो बने हैं, 8 साल हो गए, अज तई कभी पेमेंट नहीं हुई। मैं बड़ा मशहूर हाँ मेरे बार कौंसल के मैंबर का, चेयरमैन साहब का, और सारे कि पहली बारी जेड़े ये वकीलों का हक सी ये उन्होंने मिलिया है। और अब कोरोना अपडेट। खुशखबरी यह है कि ट्राई सिटी में 24 घंटों में आने वाले मरीजों का आंकड़ा अब 300 से भी कम हो गया। ट्राई सिटी में आज सिर्फ 260 नए मरीज आए, जिसमें चंडीगढ़ में 124, पंचकुला में 48 और मोहाली में 88 मरीज शामिल हैं। लेकिन मौतों का आंकड़ा कम नहीं हुआ। आज भी 19 लोग कोरोना की जंग हार गए, जिनमें चंडीगढ़ में 8, पंचकुला में 2 और मोहाली में 9 लोग शामिल हैं। ट्राई सिटी में अब मरने वालों की संख्या 2065 तक पहुंच गई है। आपसे वही निवेदन हम दोबारा कर रहे हैं कि प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। जिस तरह से आप सतर्क रहते हैं उसी तरह से सतर्क रहिए, तभी हम चंडीगढ़ को कोरोना फ्री बना सकेंगे। मास्क पहन कर रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी काम हो। और अब मौसम। एक बार फिर सोमवार शाम को तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई, जिसके बाद तापमान अचानक से गिर गया और मौसम ने हुमस भरी गर्मी से लोगों को राहत दी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 48 घंटों में तेज हवाएं चलेंगी और बारिश भी हो सकती है, जिसके बाद तापमान भी कम होगा। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि हवाएं तेज हो सकती हैं, इसलिए सुरक्षा के इंतजाम भी रखें। आपको बता दें कि एक दिन पहले आई तेज आंधी और तूफान के बाद हुई बारिश से शहर में काफ़ी नुकसान हुआ था। कई जगह बिजली गुल हो गई थी, जो कि अभी तक ठीक नहीं हुई। आज भी बारिश आधा घंटा हुई, लेकिन जोरदार बारिश देखने को मिली। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा बरसात के कारण बढ़कर 41% तक पहुंच गई। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और खबरें और जानकारियां लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।